ना बोनस करवा देंगे फिर उसको। देखो न्यूट्रिएंट फोरामन की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट फोरामन का काम क्या है? न्यूट्रिएंट फोरामन काम क्या करता है? पोषण प्रदान करेगा। पोषण प्रदान किसके द्वारा करेगा? रक्तवाहिनियों के द्वारा। तो अस्थि के अंदर रक्तवाहिनी कौन सी जाएगी? न्यूट्रिएंट फोरामन के अंदर से होकर जाएगी। सभी अस्थियों को पोषण की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रक्तवाहिनियां सिर्फ उपास्थि में नहीं होती, अस्थियों के अंदर तो होती है ना। तो बेसिकली उन अस्थियों के अंदर पाए जाने के कारण सभी लंबी अस्थियों के अंदर, चाहे ह्यूमरस, फीमर हो, रेडियस, सबके अंदर न्यूट्रिएंट फोरामन मिलता ही मिलता है हमारा। ठीक है ना। तो ऐसा कभी हो जाएगा कि भाई ह्यूमरस और फीमर कुछ आ जाए, है ना। दोनों में लिखा है अपन ने, ह्यूमरस में भी न्यूट्रिएंट फोरामन और फीमर के अंदर भी लिखा है अपन ने। तो या तो बोथ ऑप्शन देगा और दोनों में से कोई एक चूज करना पड़े, तो आपके मन से कोई सा भी चूज करेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो हेडिंग डालो आर्थ्रोलॉजी। लाइव वालों को गुड मॉर्निंग। अच्छा, केटल के अंदर ही कुल अस्थियों की बातें कर रहे थे। कुल अस्थियों की बातों के अंदर ऑस्ट्रोलॉजी कंप्लीट करी थी, और ऑस्ट्रोलॉजी के अंदर अपन ने पढ़ा था कि कपाल के अंदर कितनी अस्थियां पाई जाती है? 32, 32, 32 ही होती है। उसके बाद में कशरुकदंड पढ़ा, कशरुकदंड में 51। उसके बाद में पसलियां कितनी थी? 13 जोड़ी। 13 जोड़ी का मतलब टोटल 26। स्टर्नम कितना था? 1। यहाँ पर अक्षय कंकाल के भाग हो गए थे। उसके बाद में अग्रपाद और पश्चिमाद की अस्थियों की बात करते हैं, तो अग्र आगे वाले पैर के अंदर सबसे पहले स्केपुला, फिर ह्यूमरस, 2 रेडियस अल्ना, कार्पल कितनी है? 6। कितनी है? 6। मेटाकार्पल कितनी है? 2। फिर बात करते हैं फेलेंजेस की, तो 6 फेलेंजेस एक पैर में और 6 ही सीसामोड, यानी कि आगे वाले एक पैर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 24। और आगे वाले पैर कितने होते हैं? 2। तो कितने हो गए टोटल? 48। पीछे वाले पैर की अगर बात करते हैं तो एक हिप बोन, एक फीमर, एक पटेला, 2 टिबिया फिबुला। उसके बाद में टार्सल कितनी? 5। टार्सल कितनी थी? 5। कार्पल कितनी थी? 6। आगे वाले पैर में जो कार्पल थी वो कितनी थी? 6। और टार्सल पीछे वाले पैर में 5। मेटाटार्सल 2। फेलेंजेस कितनी? 6। और सिसामोड कितनी? 6। यानी आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर में बोन्स का जो फर्क आ रहा है वो आ रहा है टार्सल और कार्पल के अंदर। कार्पल 6 है और टार्सल 5 है। एक टार्सल को यानी एक कार्पल को कंपनसेट किसने किया? पटेला ने। इसलिए पीछे वाले पैर के अंदर भी कुल अस्थियों की संख्या कितनी होगी? 24। और दोनों पैरों के अंदर 48। टोटल कितनी हो गई थी? 206। फिर अपन ने 2 विसरल बोन ऐड करी इसके अंदर, ओस्कार्डिस जो सिर्फ गाय भैंस के अंदर पाई जाती है। तो गाय भैंस में कुल अस्थियों की संख्या कितनी थी? 208। टोटल नंबर ऑफ बोन की बात कर रहे हैं। बोन की अगर बात करते हैं तो कैटल के अंदर कितनी होती है? 208। घोड़े के अंदर कितनी होती है? हॉर्स के अंदर रहेगी 200। पिग के अंदर 274। अगर बात करते हैं डॉग के अंदर 291। और फाउल के अंदर 169। उतारो। क्या? जो दोनों पैरों में गिनेंगे, आधी हिप बोन इधर की तरफ लेफ्ट वाली, आधी राइट साइड वाली, पेल्विक सिम्फाइसिस के द्वारा जोड़ा ही है ना सर। भाई इलियम स्टिम पिबिस इधर की तरफ भी है, इलियम स्टिम पिबिस इधर की तरफ है, ठीक है ना। तो हिप बोन एक तरफ यानी पेल्विक सिम्फाइसिस के लेफ्ट साइड वाली और पेल्विक सिम्फाइसिस के राइट साइड वाली, इसलिए दोनों तरफ काउंट हुई है। लिखिए सर, ये लेवल है सर आपका। कोई नहीं पूछे सर, कैटलॉग के याद रह जाएगा। तो बुक्स के अंदर कपाल, कशरुकदंड, आगे वाले पैर, पीछे वाले पैर से क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। बोर्ड एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा, ये 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और पूछेंगे पिक के अंदर निम्न में से कितनी अस्थियां पाई जाती है, और या फिर आपसे पूछा जाएगा 274 अस्थियां निम्न में से किसमें पाई जाती है।
फिर से कह रहा हूं, एग्जामिनर अपनी तरफ से किसी भी तरह की अस्थियां बनाएगा नहीं। ऐसे नहीं कहेगा कि 208 और 215 220 240, ऐसा नहीं होगा। अगर वो कितनी अस्थियों की संख्या पूछ रहा है, अगर गाय में अस्थियों की संख्या पूछी है तो 4 ऑप्शन के अंदर आपको ये इनमें से ही मिलेगा। आपको फिक्स पता लग जाएगा मैं, हाँ ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी और ये इसकी। क्लियर है? ठीक है। ओस्ट्रोलॉजी हमारी यहां पर होती है खत्म। हेडिंग डालो आर्थ्रोलॉजी। या फिर सिंडेस्मोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी। पहली लाइन लिखो, जोड़ों के अध्ययन को आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। फर्स्ट लाइन, जोड़ों के अध्ययन को आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। 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 क्या कहेंगे? आर्थ्रोलॉजी। देखो, जोड़ों के अध्ययन को आर्थ्रोलॉजी और सिंडेस्मोलॉजी दोनों कहते हैं। ऑप्शन के अंदर अगर बोथ दे रखा है तो बोथ ही कर क्या होगे, लेकिन कोई एक चूज करना पड़े तो फिर क्या चूज करोगे? क्लियर है? लिगामेंट्स का अध्ययन क्या कहलाता है? डेस्मोलॉजी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखो, संगठन व संरचना के आधार पर, संगठन व संरचना के आधार पर, संगठन व संरचना के आधार पर, संगठन व संरचना के आधार पर जोड़ 3 प्रकार के होते हैं। संगठन व संरचना के आधार पर जोड़ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्लियर? संगठन व संरचना के आधार पर जोड़ 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर? ठीक है। अच्छा, इन जनरल अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर भगवान जॉइंट नहीं बनाता, मान लो जोड़ बनाता ही नहीं, तो क्या होता? चल फिर नहीं सकते थे, क्योंकि जोड़ के अंदर अगर लिगामेंट नहीं होंगे, मूवमेंट नहीं होगी, तो मूवमेंट नहीं होगी तो जोड़ का मतलब ही नहीं है। सही है कि नहीं है? लेकिन फिर भी भगवान ने कई जोड़ ऐसे बनाए जिनके अंदर जोड़ तो बना दिया लेकिन गति नहीं होती। होता है ऐसे जोड़। जैसे हमने पढ़ा क्रेनियल बोन्स की बात करते हैं तो क्रेनियल बोन्स कितने प्रकार की पड़ी? 7 प्रकार के। और कुल कितनी थी? 11। देखा दिमाग के अंदर से कोई बोन हिलती डुलती देखी आपने? यहाँ पर पीछे की तरफ देखोगे तो एक अस्थि दब जाती है, यहाँ पर नीचे की तरफ देखो, देखो हाथ लगा के, दब रही है क्या? है नहीं दब रही? इसका मतलब है कि कोई सी भी अस्थि में गति नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी भगवान ने बना दिए जॉइंट। अगर एक बना देता, मान लो पूरी की पूरी क्रेनियम को सिंगल बोन बना देता और बीच के अंदर ब्रेन रख देता, तो क्या दिक्कत थी इसके अंदर? सही है कि नहीं है? अगर मान लो 7 प्रकार की अस्थियां ना लगाकर सिर्फ एक ही अस्थि पूरी गोल कर देता और उसी के अंदर छेद लगा देता और बीच के अंदर ब्रेन डाल देता, तो क्या दिक्कत थी? 7 प्रकार की लगाने की जरूरत क्यों पड़ी हमारे को? आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है उसका? अच्छा मान लो, चलो 2 कंडीशन अज्यूम कर रहे हैं अपन, है ना। मान लो एक तो ये कि सिंगल बोन से बनी होती है वाली, ठीक है, सिंगल बोन से बना दी भगवान ने। बनाने के बाद में गाय को बोल दिया कि जी ले अपनी जिंदगी। गाय जिंदगी जीने के लिए चली गई। जिंदगी चरते चरते चारे के अंदर जिंदगी गाय की, चरते चरते गाय का पैर फिसल गया। पैर फिसलते ही नीचे की तरफ गिर गई और नीचे की तरफ गिरते सिर टकरा गया पत्थर के। पत्थर के टकराते हो गया फ्रैक्चर। हुआ कि नहीं हुआ? होगा फ्रैक्चर। अगर सिंगल बोन होगी तो फ्रैक्चर अगर यहां से टच हुआ तो पूरा पूरा फ्रैक्चर यहां तक जा सकता है, पीछे की तरफ जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं।
ज्यादा जोर से टकराया होगा तो पूरा का पूरा यहां तक चले जाएगा। लेकिन अगर यही क्रेनियम इस प्रकार से होता, जहां पर अलग अलग बोन्स आर्टिकुलेट करती है इस प्रकार से, तो अगर ये टकराता, गाय का सिर अगर टकराता किसी भी एंगल से, किसी भी बोन से टकरा जाता, तो फ्रैक्चर सिर्फ इसी बोन तक सीमित रहता, दूसरी बोन तक जाता ही नहीं, क्योंकि दूसरे बोन पे जाते हैं तो जॉइंट शुरू हो गया, और जॉइंट के अंदर से तो फ्रैक्चर होगा भी नहीं। इसीलिए भगवान ने सिंगल बोन ना बनाकर अलग अलग प्रकार की बोन लगाई, कि अगर गलती से, दिमाग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरे बॉडी को कंट्रोल करना है, अगर एक बार दिमाग खराब हो गया फिर कुछ नहीं। तो इसीलिए भगवान ने अलग अलग बोन्स लगाए कि अगर गलती से फ्रैक्चर हो भी तो सिर्फ एक बोन के तक ही सीमित रहे, बाकी सारी बोन्स इंटेक्ट रहे। अगर सिंगल बोन लगा देता तो उस सिंगल बोन के अंदर फ्रैक्चर की लिमिट ही नहीं होती, वे कहां तक फैलेगा, यहां तक लग गया तो गलती से यहां तक भी आ सकता है। ब्रेन खुल गया, ब्रेन खुल गया तो फिर क्या है अपने पास में, कुछ भी नहीं है। दोस्त आते जाते ये मार गया यहाँ पर तो भी दिमाग खराब हो जाता। इसलिए पूरा पूरा आवरण बनाया भगवान ने कि हाँ ब्रेन को इंटेक्ट रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में यही है। ठीक है, वापस आ जाओ टॉपिक के ऊपर। हेडिंग डालिए, संगठन और संरचना के आधार पर जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के अंदर सबसे पहला नाम आता है फाइब्रस जॉइंट। पहले सुनोगे बाद में लिखोगे। इसको बोलते हैं तंतुमय जोड़। क्या बोलते हैं? दूसरे नंबर पे आते हैं, इनको बोलते हैं कार्टिलेजिनस। इनको बोलते हैं उपास्थि जोड़। क्या बोलते हैं? उपास्थि जोड़। ठीक है। तीसरे नंबर पे जो जोड़ आते हैं उनको बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। कौन सा जॉइंट? साइनोवियल जोड़। तीनों जॉइंट्स की बात करते हैं। फाइब्रस जॉइंट के अंदर किसी भी प्रकार की गति नहीं पाई जाती। ठीक है, जॉइंट होता इसका मतलब गति तो होनी चाहिए, सही है कि नहीं है? फाइब्रस जॉइंट के अंदर जोड़ तो है लेकिन गति नहीं है, गति अनुपस्थित है। इसलिए इसको फॉल्स जॉइंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? असत्य जोड़। कि भगवान अगर जोड़ नहीं भी बनाता तो हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि गति तो पाई नहीं, लेकिन जॉइंट तो है। तो जॉइंट होने के कारण तो जोड़ तो कहा अपन ने, लेकिन कौन सा जोड़ कहा? असत्य जोड़। और असत्य जोड़ क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर गति नहीं पाई गई। क्लियर है? ठीक है। सोने वाले मुंह धो के भी आ सकते हैं, पानी नीचे ही अपने, सही है कि नहीं है ना? तो या तो क्लास में ध्यान देंगे या सोएंगे नहीं, पड़ोसियों को आलस नहीं पहनाना। उपास्य जात जोड़ की अगर बात करते हैं तो उपास्य जात जोड़ के अंदर सामान्यतः गति नहीं पाई जाती, इन जनरल गति नहीं मिलेगी आपको, लेकिन विशेष परिस्थितियों के अंदर गति उपस्थित हो सकती है। हकीकत के अंदर गति उपस्थित किसमें होती है? इसीलिए साइनोवियल जॉइंट को अपन क्या भी बोलते हैं? ट्रू जॉइंट, सत्य जोड़। क्वेश्चन पूछने का सिंपल सा तरीका 3 ऑप्शन में दे रखे हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल जॉइंट। पूछा जा रहा है सत्य जोड़ कौन से होते हैं, असत्य जोड़ कौन से होते हैं? सत्य जोड़ कौन से होंगे? साइनोवियल जोड़। और असत्य जोड़ कौन से होंगे? फाइब्रस जॉइंट। दिक्कत यहां तक है क्या? नहीं सर, वेरी गुड। गति नहीं पाए जाने के कारण इनको सिन आर्थ्रोडियल भी बोलते हैं, सिन आर्थ्रोडियल जॉइंट। क्या बोलते हैं? सिन आर्थ्रोडियल जोड़। गति सामान्यतः पाई नहीं जाती, लेकिन कभी कभी गति उपस्थित हो सकती है। मछलियां सिर्फ पानी में रहती है ना, लेकिन कछुए की अगर बात करते हैं, मगरमच्छ की अगर बात करते हैं, तो वो पानी के अंदर भी रहेंगे और जमीन भी रहेंगे। क्या बोलेंगे? एम्फीबियन। क्या बोलेंगे? एम्फीबियन। इसलिए इनको बोलते हैं एम्फी आर्थ्रोडियल। क्या बोलते हैं? एम्फी आर्थ्रोडियल। और हकीकत के अंदर गति किसमें पाई जाती है? साइनोवियल। इसीलिए इसको बोलते हैं डाई आर्थ्रोडियल। क्या बोलेंगे? डाई आर्थ्रोडियल।
जोड़, ठीक है ना। तो सत्य और असत्य जोड़ तो आपके सिलेबस के अंदर आपसे बोर्ड पूछेगा भी, लेकिन बुक वालों ने कह रखा है कि सिन आर्थोडियल जॉइंट कौन से होते हैं, एम्फी आर्थोडियल जॉइंट कौन से होते हैं, और डाई आर्थोडियल जॉइंट कौन से होते हैं। क्लियर है। तो सिन आर्थोडियल कौन से होंगे, फाइब्रस जॉइंट। एम्फी आर्थोडियल कौन से होंगे, और डाई आर्थोडियल कौन से होंगे। क्लियर है, दिक्कत यहां तक। अगर मैं दो ईंटें लूं, दो ईंटें लिए मैंने और दोनों ईंटों को बिल्कुल पास पास में करके रख दिया, साल भर रख दिया, तो क्या ईंटें जुड़ जाएगी, नहीं जुड़ेगी। वही दो ईंटें ली और दो ईंटों के बीच के अंदर अगर मैंने सीमेंट डाल के रख दिया, तो क्या वो जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो जो सीमेंट वाला काम है, जो जोड़ने का काम है, वो चीज कौन सी कर रही है, उसी हिसाब से इनके नाम डले हुए हैं। फाइब्रस जॉइंट की अगर बात करते हैं तो दो अस्थियां आपस में जुड़ी रहती है, किसके द्वारा, तंतु में उत्तक के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ी रहती है, उपास्थि जात जोड़ के अंदर दो अस्थियां जुड़ी रहती है, किसके द्वारा, उपास्थि के द्वारा। किसके द्वारा, और साइनियल जॉइंट के अंदर दो अस्थियां जुड़ी रहती है, किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा। किसके द्वारा, इसीलिए कहते हैं कि लिगामेंट किसको किससे जोड़ता है, अस्थि को अस्थि से, जबकि टेंडन किसको जोड़ता है, बोन को मसल से। दिख रहा है तेरे को यहां से, फिर क्यों बैठी है यहाँ पे, दिख रहा है, मेरे को ही नहीं दिख रहा, तेरे को दिख रहा है। आधे से टाइम तो मैं इधर ही खड़ा रहता हूँ। बता क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर फाइब्रो जॉइंट तो वहां पे लिखा हुआ, यहाँ पर बता इस कॉर्नर के अंदर। अच्छा यहाँ उधर जाना पड़ेगा, तो थोड़े से इधर होके बैठ जाओ ना तुम। अच्छा आपको पता है हमारी स्किन के अंदर दो लेयर्स पाई जाती है, एक तो एपिडर्मिस और दूसरी डर्मिस, है ना। जो जुगाली करता है ना, उनसे नफरत है मेरे को। आप जुगाली रूमिनेंट्स की श्रेणी के अंदर नहीं आते हो, ध्यान रखना इस चीज को, है ना। कितनी बार बोल दी तुम्हारे से क्लास में, लेकिन समझ में नहीं आती तुम्हारे। किसको इधर, बैग को साइड में रख लो यार, ऐसा क्या आगे पीछे रख लो क्या। और महेंद्र सर, कैसे नहीं रखेंगे सर, आपने कहा नहीं इनको, है बात नहीं मानते तेरी, बात नहीं, कौन नाम बता, हाँ किसको, और किसको। चलो सुनो, क्या कह रहा था मैं, बुला दिया रे यार तुम्हें। चाय कौन पिएगा पहले ये बताओ, चाय। चलो सुनो, अब संगठन और संरचना के आधार पर जोड़ तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, सबसे पहले किसके द्वारा जुड़े रहेंगे, ठीक है। गति पाई जाएगी क्या, गति नहीं पाई जाने के कारण क्या बोलेंगे, या फिर सिन आर्थोडियल, क्या बोलेंगे, क्लियर। दूसरे नंबर पे कौन से आते हैं, किसके द्वारा जुड़े रहेंगे, सामान्यतः गति नहीं पाई जाएगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों के अंदर, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे। तीसरे नंबर पे गति, गति इसलिए क्या बोलेंगे, या फिर, और अस्थियां किसके द्वारा जुड़ी रहेगी। किसको समझ में नहीं आई ये बात बताओ, आ गई सबको। कितने प्रकार के होते हैं इसकी बात अपन जस्ट आगे करेंगे। लिखो इसके अंदर, जोड़ तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लिखोगे फाइब्रस जॉइंट, सबसे पहले लिखोगे फाइब्रस जॉइंट, तंतु में जोड़। सुरक्षा प्रदान करते हैं जॉइंट, सुरक्षा प्रदान काहे में करेंगे भाई जॉइंट। सबसे पहले लिखोगे फाइब्रस जॉइंट, तंतु में जोड़, फाइब्रस जॉइंट या तंतु में जोड़, फाइब्रस जॉइंट या तंतु में जोड़। लिखो, इस प्रकार के जोड़ में अस्थियां, इस प्रकार के जोड़ में अस्थियां, इस प्रकार के जोड़ में अस्थियां, इस प्रकार के जोड़ में अस्थियां तंतु में उत्तक के द्वारा जुड़ी रहती हैं।
इस प्रकार के जोड़ में अस्थियां तंतुमय ऊतक के द्वारा जुड़ी रहती है। इस प्रकार के जोड़ में अस्थियां तंतुमय ऊतक के द्वारा जुड़ी रहती है। तंतुमय ऊतक के द्वारा जुड़ी रहती है। नेक्स्ट लिखो, ये अस्थायी होते हैं। ये अस्थायी होते हैं। ये अस्थायी होते हैं, लेकिन तंतुमय ऊतक के जमा होने के कारण, ये अस्थायी होते हैं लेकिन तंतुमय ऊतक के जमा होने के कारण, अस्थायी होते हैं लेकिन तंतुमय ऊतक के जमा होने के कारण, लेकिन तंतुमय ऊतक के जमा होने के कारण अस्थियां जुड़ जाती हैं। फाइब्रस है फाइब्रस, तंतुमय ऊतक के जमा होने के कारण अस्थियां जुड़ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इनमें गति अनुपस्थित होती है। इनमें गति अनुपस्थित होती है। इनमें गति अनुपस्थित होती है। इनमें गति अनुपस्थित होती है, इसलिए इनमें गति अनुपस्थित होती है, इसलिए इन्हें फॉल्स जॉइंट या सिन आर्थोडियल जॉइंट भी कहते हैं। इनमें गति अनुपस्थित होती है, इसलिए इन्हें फॉल्स जॉइंट या सिन आर्थोडियल दोनों नाम लिखोगे। इसलिए इन्हें फॉल्स जॉइंट या सिन आर्थोडियल जॉइंट भी कहते हैं। इसलिए इन्हें फॉल्स जॉइंट या सिन आर्थोडियल जॉइंट भी कहते हैं। फॉल्स जॉइंट या सिन आर्थोडियल जॉइंट भी कहते हैं। सिन आर्थोडियल जॉइंट भी कहते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल और उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा जाएगा असत्य जोड़ कौन सा होता है। गति किसमें अनुपस्थित होती है? सिन आर्थोडियल से बुक में क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है ना, सिर्फ वहीं पर काम आएगी। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, तंतुमय जोड़ 4 प्रकार के होते हैं। 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 देखो इधर, फाइब्रस जॉइंट की अगर बात करते हैं तो ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला आता है सिंडेस्मोसिस। क्या नाम आता है? सिंडेस्मोसिस। दूसरे नंबर पे आता है सूचर। जिसको हम सीएन जोड़ भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है गोम्फोसिस। तीसरे नंबर पे कौन सा है? गोम्फोसिस। और चौथे नंबर पे अगर बात करते हैं तो चौथे नंबर पे आता है सिंडलेसिस। तो तंतु में जोड़ कितने प्रकार के? सबसे पहले, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे। क्लियर? ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले बात करते हैं सिंडेस्मोसिस की। हमारे से पूछा था एग्जाम्पल की सिंडेस्मोसिस जॉइंट कहां पर पाया जाता है। ठीक है, मेटाकार्पल और मेटाटार्सल पढ़ी है अपन ने। कितनी होती है गाय में मेटाटार्सल? 5 होती है। लठ लेके आना, 5 कांटे लगाना उसके। गाय के अंदर मेटाटार्सल कितनी होती है? 2, एक लार्ज और एक। घोड़े के अंदर कितनी होती है? एक लार्ज और 2। गाय के अंदर अगर बात करते हैं मेटाकार्पल की तो कितनी होती है?
6 लठ लेके आना और उससे 6 कांटे लगाना वापस से। कितनी होती है? एक लार्ज और एक, और बात करते हैं घोड़े की तो कितनी होती है? एक लार्ज और दो। तो मेटाकार्पल और मेटाटार्सल में तो कोई फर्क था ही नहीं ना, नहीं था। सिंडेस्मोसिस जॉइंट की अगर बात करते हैं तो एग्जांपल है हमारे पास में स्मॉल एंड लार्ज मेटाकार्पल के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? सिंडेस्मोसिस। ठीक है ना। उगम सिंह के अंदर लिखा हुआ है कि स्प्लिंट बोन और कैनन बोन के बीच के अंदर जॉइंट कौन सा होता है? सिंडेस्मोसिस। ठीक है ना। स्प्लिंट बोन अपन ने कहा था घोड़े के अंदर स्मॉल मेटाकार्पल के अंदर, गाय के अंदर लार्ज मेटाकार्पल कहा था कैनन बोन। घोड़े और गाय की बोन्स कभी जुड़ सकती है क्या? नहीं जुड़ सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने लिख दिया स्मॉल मेटाकार्पल को उन्होंने स्प्लिंट बोन मान लिया, लार्ज मेटाकार्पल को कैनन बोन मान लिया। इस चीज का ध्यान नहीं रखा इसलिए वो गलत। क्लियर? सेम यही एग्जांपल लिख सकते हो अपन, स्मॉल एंड लार्ज मेटाटार्सल के बीच में भी कौन सा मिलेगा आपको? सिंडेस्मोसिस। तो स्मॉल और लार्ज मेटाकार्पल या मेटाटार्सल जो होती है उसके बीच में तंतु में तक जमा हो जाता है जिससे जॉइंट बन जाता है। ऐसे जॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? सिंडेस्मोसिस। तंतु में तक जमा होने के कारण बना है, इसलिए कौन सी कैटेगरी में रखा है? फाइब्रस जॉइंट या तंतु में जोड़ के अंदर रखा है। क्लियर है? ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं सूचर जॉइंट। सूचर जॉइंट बेसिकली पाए जाते हैं कपाल की अस्थियों के बीच में। कपाल की अस्थियों में याद करो, कपाल के अंदर पहली लाइन यही लिखी थी, कपाल कहीं छोटी व बड़ी अस्थियों से मिलकर बनता है जो आपस में कौन से जोड़ के द्वारा जुड़े? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है आपसे, बोर्ड एग्जाम में पूछा है, कपाल की अस्थियों के बीच में निम्न में से कौन से प्रकार के जॉइंट पाए जाते हैं? क्या आंसर था? दिक्कत यहां तक। तीसरे नंबर पे आता है गोम्फोसिस। गोम्फोसिस की अगर बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है दांत का एल्वियोलर सॉकेट में जुड़ना। ये किसका एग्जाम्पल है? गोम्फोसिस। दांत देखा है बचपन के अंदर टूटा हुआ, कुछ ऐसी संरचना दिखी होगी आपको, ऐसा ही होता व्हाइट कलर का। थोड़ा सा अगर गौर से देखा होगा तो दांत को उल्टा करके यहाँ पर बीच के अंदर एक छेद भी मिला होगा जिसके अंदर रेड रेड सा कुछ लगा हुआ था। बेसिकली जो दांत जो होता है उसके अंदर तंत्रिका और नर्व की सप्लाई इस छेद के द्वारा की जाती है। ठीक है। तो इसके अंदर ब्लीडिंग भी होती है, दांत टूटता है तब क्यों होती है? क्योंकि नीचे की तरफ से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो दांत के टूटने पर ब्लड वेसल भी टूट जाएगी जिसके कारण हल्की सी ब्लीडिंग भी हो जाती है, बात के अंदर रुक जाती है, फिर इसके स्थान पर नया दांत आ जाता है। ऐसा ही होता है। ठीक है। दांत का जो ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? ये दांत की जड़, ये अपने को दिखाई देती है क्या? नहीं, ये हड्डी के अंदर है, हड्डी। तो इस दांत को इसी पोजीशन में बनाए रखने के लिए एक खांच पाई जाएगी मैंडिबल के अंदर या ऊपरी जबड़े के अंदर। ठीक है। जिसके अंदर ये बिल्कुल जाकर फिक्स हो जाएगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो चार्जर की जो पिन आगे से जो दो पिन होती है वो इस बिजली वाले बोर्ड के अंदर जाकर फिक्स हो जाती है, वैसे ही इसके अंदर ये जाकर फिक्स हो जाती है। तो बोन के अंदर ये जो पोर्शन जो इस दांत की रूट जैसी संरचना बना रहा है इसको तो बोलते हैं एल्विलर सॉकेट। क्या बोलते हैं? एल्विलर सॉकेट। और दांत की ये रूट है जो इस एल्विलर सॉकेट के अंदर जाकर फिक्स हो जाती है, और फिक्स होने के बाद के अंदर यहां पर जो जगह बच रही है इसके अंदर क्या जमा हो जाएगा? तंतु में उत्तक जमा हो जाएगा जिसकी वजह से ये दांत हिलेगा नहीं। इस प्रकार के जोड़ को अपन क्या बोलते हैं? गोम्फोसिस। तो दांत का एल्वियोलर सॉकेट में जोड़ना है। एल्वियोलर सॉकेट किसमें मिलेगा? बोन के अंदर। बोन कौन सी हो सकती है? मैंडिबल भी हो सकता है या ऊपरी जबड़ा भी हो सकता है। और ऊपरी जबड़ा कितनी अस्थियों से मिलकर बनता है? प्रीमैक्सिला और लिखा है ना, पढ़ते हो ना? ठीक है। तो दांत का एल्वियोलर सॉकेट में जुड़ना कौन से प्रकार के जोड़ का एग्जांपल है? गोम्फोसिस। सिनलेसिस की अगर बात करते हैं तो सिनलेसिस के अंदर आता है वोमर व स्पिनोड अस्थि के बीच में। किस किस के बीच में? वोमर व स्पिनोड के बीच में। याद हो अगर आपको तो वोमर को कौन सी कैटेगरी में रखा था? क्रेनियल या फेशियल? फेशियल। सिंगल थी डबल थी? सिंगल। फेशियल बोन के अंदर इकलौती ऐसी अस्थि जो सिंगल थी वो कौन सी थी? वोमर।
स्फिनोइड किसके अंदर आई थी, क्रेनियल या फेशियल? क्रेनियल। सिंगल थी डबल थी? कौन सी थी? क्रेनियल के अंदर 3 सिंगल बोन के नाम बताओ। ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड और एथेमोइड। पता लग रहा है कितने दिन से पढ़ रहे हो तुम? हाथ खड़े करो जिसने कल एनाटॉमी पढ़ी थी। डेढ़। अच्छा पूरा खड़ा करो, 2 के लिए आना है तो। 2 जने हैं, तुम्हारी ये कंडीशन है, देख लो, है ना? जितना इजी समझते हो ना उतना इजी है नहीं। लिंक जब छोड़ दोगे ना किसी भी सब्जेक्ट का तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जेनेटिक्स भी उतनी जरूरी है जितनी एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी भी उतनी जरूरी है जितनी एनाटॉमी है। पढ़ा करो थोड़ा सा, एक बार पेज पलट के देख लिया करो चाहे, है ना? नाम देख लिया करो कि हाँ ह्यूमरस, फीमर, कार्पल टार्सल, ऐसे याद करो चाहे मत करो, लेकिन एक बार पेज पलट के जरूर देखा करो, ठीक है ना? तो वोमर जो बेसिकली कौन सी कैटेगरी में आती है, फेशियल के अंदर। स्पिनोइड जो आती है कौन सी कैटेगरी में, क्रेनियल के अंदर। ये दोनों के बीच में जॉइंट कौन सा होता है, कौन सा होगा, सिनलेसिस। तो फाइब्रस जॉइंट की अगर बात करते हैं तो कितने प्रकार के? सबसे पहला सिंडेस्मोसिस। एग्जांपल की अगर बात करें तो लार्ज और स्मॉल मेटाकार्पल के बीच में। दूसरे नंबर पे आते हैं, कहां पाए जाते हैं? तीसरे नंबर पे एग्जांपल, दांत का एल्विलर सॉकेट में जुड़ना। तो एल्विलर सॉकेट बोन के अंदर मिलेगा जिसके अंदर दांत जाकर फिक्स हो जाएगा। और सिनलेसिस किस किस के बीच में मिलेगा? डिटेल्स की हमारी को आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन, दांत का एल्विलर सॉकेट में जुड़ना निम्न में से कौन से प्रकार का जोड़ का एग्जांपल है, या फिर वोमर और स्फिनोइड के बीच में कौन से प्रकार का जॉइंट पाया जाता है। क्लियर है?
लिख लिया सबने? लिख लिया। तो दूसरे नंबर पे कौन सा जॉइंट आता है? कार्टिलेजिनस। लिखो पहले। लिख लिया? सेकंड नंबर पे लिखोगे कार्टिलेजिनस या उपास्थि जोड़। कार्टिलेजिनस या उपास्थिजात जोड़, सेकंड नंबर पे। कार्टिलेजिनस या उपास्थिजात जोड़। कार्टिलेजिनस या उपास्थिजात जोड़। ठीक है, देखो इसमें अस्थियां उपास्थि के द्वारा जुड़ी रहती है, इसमें अस्थियां उपास्थि के द्वारा जुड़ी रहती है, इसमें अस्थियां उपास्थि के द्वारा जुड़ी रहती है, इसमें अस्थियां उपास्थि के द्वारा जुड़ी रहती हैं, इसमें अस्थियां उपास्थि के द्वारा जुड़ी रहती है। नेक्स्ट लाइन लिखो। सामान्यतया गति अनुपस्थित। सामान्यतया गति अनुपस्थित। सामान्यतया गति अनुपस्थित। सामान्यतया गति अनुपस्थित। सामान्यतया गति अनुपस्थित, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, लेकिन विशेष परिस्थितियों में गति उपस्थित हो सकती है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में, देखो इधर, ऐसे लिखते हैं परिस्थितियां, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, हिंदी स्ट्रॉन्ग है आपकी? लेकिन विशेष परिस्थितियों में गति उपस्थित हो सकती है, इसलिए इसे एम्फी आर्थोडियल जॉइंट भी कहते हैं। 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 एम्फी आर्थोडियल जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। एम्फी आर्थोडियल जॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखो। उपास्थिजात जोड़ दो प्रकार के होते हैं। उपास्थिजात जोड़ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। देखो इधर, उपास्थिजात जोड़ दो प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला नाम आता है सिनकोंड्रोसिस। क्या नाम आता है? सिनकोंड्रोसिस। उपास्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कॉन्ड्रोलॉजी। क्या कहलाता है? पढ़ा है ना? कहा ना हमने, कॉन्ड्रो वर्ड जहां पर भी आएगा इसका मतलब उपास्थि। दूसरे नंबर पे आता है सिम्फाइसिस। कौन सा आता है? याद करो, उपास्थि आ रही है थोड़ी थोड़ी। कितने प्रकार की होती है? तीन। सबसे पहले, दूसरी फाइब्रो, तीसरी
हाइलाइन कार्टिलेज के कितने एग्जांपल्स हैं? सबसे पहला आर्टिकुलर कार्टिलेज, दूसरा नेजल सेप्टम, तीसरा योजकोपास्थी, और चौथी ट्रेकियल और ब्रोंकियल रिंग्स। फाइब्रो कार्टिलेज के कितने एग्जांपल? इंटरवर्टिबल डिस्क और इलास्टिक कार्टिलेज के सबसे पहले एक्सटर्नल लेयर, फिर नेजल टिप और तीसरा एपिग्लोटिस। क्लियर? ठीक है। सिनकॉन्ड्रोसिस की अगर बात करते हैं तो यहां पर अस्थियां हाइलाइन उपास्थि के द्वारा जुड़ती हैं। किसके द्वारा जुड़ेगी? हाइलाइन उपास्थि के द्वारा जुड़ती है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, ऑक्सीपिटल व स्फिनोइड के बीच, किस किस के बीच में? ऑक्सीपिटल अस्थि और स्फिनोइड अस्थि के बीच में। ऑक्सीपिटल क्रेनियल है फेशियल है? क्रेनियल। और स्फिनोइड क्रेनियल। दोनों क्रेनियल सिंगल सिंगल है, दोनों के बीच में जो जॉइंट बन रहा है वो कौन सा होगा? सिनकॉन्ड्रोसिस। सिम्फाइसिस की अगर बात करते हैं तो सिम्फाइसिस के अंदर जो लाइन लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना। दो समान अस्थियां आपस में तंतु में उपास्थि के द्वारा जुड़ी रहती है। वर्ड जिस पे गौर करना है, दो बिल्कुल समान अस्थियां होगी, है ना? बिल्कुल समान होनी चाहिए, और जुड़ी किसके द्वारा रहेगी? तंतु में उपास्थि के द्वारा। ऐसे जॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल, पेल्विक सिम्फाइसिस। दूसरा एग्जाम्पल, मैंडिबुलर सिम्फाइसिस। याद करो हिप बोन की संरचना बनाई थी, हिप बोन के अंदर बीच के अंदर एक डॉटेड लाइन खींची थी जिसको कहा था अपन ने पेल्विक सिम्फाइसिस। राइट साइड वाली हिप बोन लेफ्ट साइड वाली हिप बोन से बिल्कुल बराबर होती है ना? इसीलिए कहा है दो समान अस्थियां। मैंडिबल की अगर बात करते हैं तो राइट साइड वाला मैंडिबल और लेफ्ट साइड वाला मैंडिबल बीच में से बिल्कुल जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और इसको बोलते हैं मैंडिबुलर सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस ज्वाइंट करने के लिए अस्थियों का बिल्कुल एक समान होना आवश्यक है। तो आपके यूनिवर्सिटी जो पेपर होते हैं उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्वेश्चन दे रखा था कि दो समान अस्थियां आपस में कौन से ज्वाइंट के अंदर जुड़ती हैं? किसके अंदर जुड़ेगी? सिम्फाइसिस के अंदर। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो पेल्विक सिम्फाइसिस और मैंडिबुलर सिम्फाइसिस। तो उपास्थि जात जोड़ की अगर बात करते हैं तो उपास्थि जात जोड़ कितने प्रकार के? दो। सबसे पहला सिनकॉन्ड्रोसिस और दूसरा सिम्फाइसिस। सिनकॉन्ड्रोसिस में किसके द्वारा जुड़ेंगी? हाइलाइन उपास्थि के द्वारा, और सिम्फाइसिस में तंतु में उपास्थि के द्वारा। लेकिन दोनों में फर्क क्या रहेगा? यहाँ पर अस्थियां अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर अस्थियां बिल्कुल एक समान होनी आवश्यक है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीपिटल और स्फिनोइड के बीच में सिनकॉन्ड्रोसिस, और अगर बात करते हैं यहाँ पर पेल्विक सिम्फाइसिस और मैंडिबुलर सिम्फाइसिस। कंफ्यूज मत करना, यहाँ पर ऑक्सीपिटल और स्फिनोइड लिखा है, जबकि अगर बात करते हैं यहाँ पर तो वोमर और स्फिनोइड लिखा है ना? वोमर और स्फिनोइड के बीच में तो कौन सा है? सिनलेसिस। जबकि ऑक्सीपिटल और स्फिनोइड के बीच में कौन सा है? सिनकॉन्ड्रोसिस। दिक्कत है क्या? कपाल अगर थोड़ा सा याद हो और क्रेनियल बोन्स थोड़ी सी याद हो तो एक नोट डाल के लिखा था कि डॉग के अंदर इनकम्प्लीट मैंडिबुलर सिम्फाइसिस और इनकम्प्लीट आई ऑर्बिट पाया जाता है। याद है ना? थोड़ा थोड़ा लिखो सर।
अरे लिख लिया सबने? आराम से लिखो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपने को। अच्छा, किसी को ये शिकायत थोड़ी कि सर कम लिखा रहा है, बोल देना भाई अभी तो और पढ़ा है अपने पास ना, है ना। पढ़ना वही जो एग्जाम में आना है, उससे में फायदा रहता है। सिंपाइसिस के अंदर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफाइन इंपॉर्टेंट है। अब ये तो पूछेगा नहीं कि सिंपाइसिस जो निम्न में से किस में पाया जाता है, पेल्विक सिंपाइसिस, मैंडिबुलर सिंपाइसिस, नाम में आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा जॉइंट है? उपास्थि जोड़। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? लिखो तीसरे नंबर पे साइनेवल जॉइंट। साइनेवल जॉइंट, साइनेवल जॉइंट। लिख लिया? लिखो, इनमें गति उपस्थित होती है। कम लिखा हो चाहे ज्यादा, एग्जाम में आना चाहिए। जो एग्जाम में आता है वो बोल के बताता हूँ, बाकी किताबों वाला भी लिखवा तो रही हूँ, बाहर कुछ नहीं जाएगा, इतना विश्वास रखना। लिखो, इसमें गति उपस्थित होती है, इसमें गति उपस्थित होती है, इसमें गति उपस्थित होती है, इसलिए इसे, इसलिए इसे ट्रू जॉइंट या डाई आर्थोडियल जॉइंट भी कहते हैं। इसमें गति उपस्थित होती है, इसलिए इसे ट्रू जॉइंट, सत्य जोड़, या डाई आर्थोडियल जॉइंट, डाई आर्थोडियल जॉइंट, इसमें गति उपस्थित होती है, इसलिए इसे सत्य जोड़ या डाई आर्थोडियल जॉइंट भी कहते हैं। डाई आर्थोडियल जॉइंट भी कहते हैं, सत्य जॉइंट या डाई आर्थोडियल जॉइंट भी कहते हैं। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, जोड़ को गति प्रदान करने के लिए, जोड़ को गति प्रदान करने के लिए, जोड़ को गति प्रदान करने के लिए, जोड़ को गति प्रदान करने के लिए लिगामेंट या स्नायु पाए जाते हैं। जोड़ को गति प्रदान करने के लिए लिगामेंट या स्नायु, लिगामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्नायु। लिगामेंट या स्नायु पाए जाते हैं, लिगामेंट या स्नायु पाए जाते हैं। तो अगर साइनिवल जॉइंट के अंदर लिगामेंट नहीं होंगे ना, तो जॉइंट गति ही नहीं कर पाएगा, इसलिए लिगामेंट का होना आवश्यक है। ठीक है ना, नोट डाल के लिखो वापस से वही इंपॉर्टेंट बात। लिगामेंट किसको किससे जोड़ेगा? बोन टू बोन। जबकि अगर बात करते हैं टेंडन की, तो बोन टू मसल, इसको बोलते हैं स्नायु, इसको बोलते हैं कंडरा। टेंडन के नीचे विकसित होने वाली बोन को क्या कहते हैं? पटेला, सीसामड़ अस्थियां। क्या बोलते हैं? सीसामड़ अस्थियां।
दिक्कत यहां तक किसी को नहीं? हेडिंग डालो साइनवेल जोड़ में गति के प्रकार, लिखो साइनवेल जोड़ में ऐसा लिखो साइनवेल जोड़ की संरचना, साइनवेल जॉइंट की संरचना। पहले संरचना की बात करेंगे, उसके बाद में करेंगे गति वगैरह। साइनवेल जॉइंट की संरचना, साइनवेल जॉइंट की बात करेंगे कल। क्या याद करके आओगे कल, ये बताओ? जहां तक लास्ट टोटल नंबर ऑफ बोन्स लिखी है ना, वहां तक याद करके आओगे। कल ऑस्ट्रोलॉजी पूरी याद होनी चाहिए भाई।